नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने कल पढ़ा था अल्पप्राण महाप्राण के बारे में पढ़ा था, यानी प्राणवायु के आधार पर हमने पढ़े थे। प्राणवायु के आधार पर दो भेद किए गए हैं, एक को नाम दिया गया था अल्पप्राण, एक को नाम दिया गया था महाप्राण। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अल्पप्राण का मतलब ही क्या होता है कि वह वर्ण जिसके उच्चारण करने में कम प्राणवायु का प्रयोग होता है वो अल्पप्राण है, और जिसमें अधिक प्राणवायु का प्रयोग होता है उसको महाप्राण के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों अगला हम जो देखते हैं वो है हमारा स्वर तंत्रियों के आधार पर। स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, यानी स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो दोस्तों बात करें यदि स्वर तंत्रियों की, तो स्वर तंत्रियों के आधार पर जो हमारे वर्ण हैं इनको दो भागों में बांटते हैं हम। एक को नाम दिया जाता है घोष, या फिर इसी का दूसरा नाम है सघोष, और एक को दोस्तों नाम दिया जाता है अघोष। स्वर तंत्रियों के आधार पर जो हम वर्णों को बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं, एक को नाम दिया जाता है घोष और एक को नाम दिया जाता है अघोष। घोष का ही दूसरा नाम क्या है दोस्तों? सघोष नाम लिखा जाता है। सबसे पहले दोस्तों हम ये देखें कि घोष का मतलब ही क्या होता है। तो दोस्तों घोष का मतलब होता है कंपन। घोष का अर्थ ही क्या होता है? कंपन। यानी सघोष का मतलब ही क्या हो जाएगा? कंपन सहित। और अघोष का अर्थ ही क्या हो जाएगा दोस्तों? कंपन रहित। क्योंकि दोस्तों घोष का अर्थ ही क्या होता है? कंपन। तो जैसे ही हम सघोष लिखेंगे तो इसका तो मतलब ही क्या हो जाएगा? कंपन सहित। अघोष का अर्थ ही क्या हो जाएगा? कंपन रहित। यानी वह वर्ण जिसका उच्चारण करने पर स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है वो तो किसके अंतर्गत आता है? घोष या सघोष के अंतर्गत आता है। और वह वर्ण जिसका उच्चारण करने पर स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता वो आता है दोस्तों हमारे अघोष के अंतर्गत। तो दो प्रकार के हैं, घोष और अघोष। घोष को ही किस नाम से जाना जाता है? सघोष के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों इसमें भी हमारा सिंपल से वैसे की वैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से घोष वर्ण है या निम्न में से अघोष वर्ण है। चार वर्ण वहाँ पर आपको दे दिए जाएंगे, आपको उन चारों वर्णों में से देखना है कि कौन सा तो घोष है कौन सा अघोष है। तो जैसे अल्पप्राण महाप्राण में हम पहचानते थे उसी प्रकार यहाँ पर पहचानेंगे। तो दोस्तों अगर बात करें हम घोष की या सघोष की, तो इसका मतलब ही क्या होता है? वह वर्ण जिसका उच्चारण करने पर स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होगा वो तो क्या है? घोष या सघोष। इसके अंतर्गत दोस्तों यदि देखते हैं तो सबसे पहले बात करें यदि हम स्वर की, तो हमारे जो 11 स्वर हैं वो सभी के सभी किसके अंतर्गत आते हैं? घोष या सघोष के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों बात करें दूसरे व्यंजनों की। बात किसकी करें दोस्तों? व्यंजनों की। तो व्यंजन मैंने आपको बताया थे वही 5 वर्ग है। पांचों वर्गों में हमको देखना है कि किस वर्ग में कौन कौन सा वर्ण आता है। तो दोस्तों बात करते हैं यदि सघोष की, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? घोष या सघोष कहलाता है। बच कौन कौन से गए दोस्तों? पहला और दूसरा वर्ण बच गए वर्गों में से। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वो आता है दोस्तों अघोष के अंतर्गत आता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण तो किसी के घोष या सघोष के अंतर्गत आता है, और प्रत्येक वर्ग का पहला और जो दूसरा वर्ण है वो आता है हमारे अघोष के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों अब हमारे जो व्यंजन बच गए वो बच गए अंतस्थ और ऊष्म। तो अंतस्थ जितने भी व्यंजन हैं वो सभी घोष या सघोष के अंतर्गत आते हैं। घोष या सघोष के अंतर्गत आते हैं। ऊष्म व्यंजनों की बात करें तो ऊष्म व्यंजनों में तीनों जो श हैं, श, ये तो दोस्तों आते हैं अघोष के अंतर्गत, लेकिन एक जो आपका है वो आता है दोस्तों किसके अंतर्गत? घोष या सघोष के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों यदि देखिए घोष या सघोष में कौन कौन से हैं, तो स्वर जितने भी हमारे 11 घोष या सघोष में आते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण किसके अंतर्गत आता है? घोष या सघोष के अंतर्गत। अंतस्थ व्यंजन हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? घोष या सघोष के अंतर्गत। है जो है वो भी किसके अंतर्गत आता है? घोष या सघोष के अंतर्गत आता है।
सेकंड दोस्तों अघोष के अंतर्गत देखते हैं तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और तीनों शय किसके अंतर्गत आते हैं? अघोष के अंतर्गत आते हैं। मैंने आपको बता दिया दोस्तों पहली कि दोनों को याद रखने की जरूरत नहीं है। जब क्वेश्चन वो आपसे ये पुटअप कर रहा है कि निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है और निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है, तो आप सीधा सट किसको याद रख लो? अघोष को याद रख लो कि अघोष का मतलब ही क्या होता है? पहला दूसरा तीनों से, पहला वर्ण दूसरा वर्ण प्रत्येक वर्ग का, और तीनों जो श हैं वो तो किसके अंतर्गत आते हैं? अघोष के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जितने भी वर्ण बच जाते हैं सब किसके अंतर्गत हैं? घोष या सघोष के अंतर्गत है। मान लीजिए आपने अघोष को याद रख रखा है और उसने आपसे अघोष नहीं पूछा, घोष पूछ लिया। उसने आपको क्वेश्चन दे दिया निम्न में से घोष वर्ण है। अब दोस्तों आपने याद क्या कर रखा है? अघोष, कि अघोष का मतलब ही क्या होता है? पहला दूसरा और तीनों से। इसके अलावा जितने वर्ण हैं सब किसके अंतर्गत है? घोष के अंतर्गत। तो वो आपको ऑप्शन देगा। मान लीजिए पहले ऑप्शन में उसने दे दिया 6, बी ऑप्शन में दे दिया 6, सी ऑप्शन में दे दिया उसने आपको ग, और मान लीजिए डी ऑप्शन में उसने आपको दे दिया पे। तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। हमको केवल क्या याद है? अघोष याद है कि अघोष का मतलब ही क्या होता है? पहला दूसरा और तीनों से। इसके अलावा जितने बच गए सब क्या है? घोष। तो दोस्तों अगर देखेंगे वर्ग में तो च और छ, च के बाद में छ आता है यानी दूसरा वर्ण, और दूसरा वर्ण तो किसके अंतर्गत आता है? अघोष के अंतर्गत। यानी कि ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि उसने घोष पूछा है। श जो है तीनों श किसके अंतर्गत आते हैं? अघोष के अंतर्गत। ये भी आंसर नहीं है। ये जो ग है, ग हमारा होता है तीसरा वर्ण, और प जो है ये हमारा कौन सा वर्ण होता है? पहला वर्ण। तो पहला और दूसरा तो किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? अघोष के अंतर्गत आते हैं। पहला दूसरा तीनों से किसके अंतर्गत है? अघोष के अंतर्गत। तो ये तीनों तो आंसर हो ही नहीं सकते। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ग आंसर सही माना जाएगा। तो दोनों को याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों को याद रखोगे तो थोड़े कन्फ्यूजन में आ जाओगे। वहाँ पर कौन सा पहला दूसरा तीसरा कौन सा करना है। सीधा याद रखना है कि अघोष का मतलब ही क्या होता है? पहला दूसरा और तीनों से। इसके अलावा जितने भी बच गए वर्ण, सभी वर्ण किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? घोष या सघोष के अंतर्गत आते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा घोष या सघोष। जो तो दोस्तों यहाँ पर हमारे स्वर तंत्रियों के आधार पर जो वर्णों का वर्गीकरण है वो समाप्त होता है। स्वर तंत्रियों के आधार पर दो प्रकार के हैं दोस्तों, घोष और अघोष। घोष का मतलब ही होता है कंपन सहित और अघोष का मतलब होता है कंपन रहित। आगे दोस्तों यदि चलते हैं तो आगे दोस्तों हम जो वर्गीकरण करते हैं वो करते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर, कि उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो बात करें यदि दोस्तों किसकी? उच्चारण स्थान की। सबसे पहले दोस्तों यदि हम ये देखें कि उच्चारण जो स्थान है उनकी संख्या कितनी होती है, तो मूल रूप से जो उच्चारण स्थान है उनकी संख्या होती है दोस्तों 6। मूल रूप से जो उच्चारण स्थान है उनकी संख्या कितनी होती है? 6 होती है। दोस्तों हमको यहाँ पर ये देखना है हमारे जो 44 वर्ण हैं उन 44 वर्णों का उच्चारण स्थान पता करना है, क्योंकि आपसे दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। या तो हो सकता है ऊपर उच्चारण स्थान दे दे कि निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण मूर्धा से होता है, तो आपको बताना पड़ेगा 4 वर्णों में से कौन सा वर्ण है जिससे मूर्धा का उच्चारण किया जाता है। या फिर आपको ऊपर भी दे सकता है, जैसे मान लीजिए उसने आपको ड वर्ण दे दिया, ड वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो वहाँ पर ऑप्शनों में उच्चारण स्थान देगा कौन से है, या फिर आपको ऊपर भी उच्चारण स्थान दे सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करें यदि उच्चारण स्थान हमारे मूल रूप से हैं कितने, तो मूल रूप से उच्चारण स्थानों की संख्या होती है 6। सबसे पहला होता है कंठ, यानी जो गले में है आपका ये कंठ। दूसरा होता है तालु, तालु बोला जाता है दोस्तों जीभ को। तालु किसको बोला जाता है? जीभ को। पहला कंठ हो गया, दूसरा तालु। तीसरा जो दोस्तों जीभ के जस्ट ऊपर वाला जो एरिया है, ऊपर के दांतों के पीछे वाला और जीभ के जस्ट ऊपर वाला, जिसको नाम दिया जाता है मूर्धा। जिसको किस नाम से जाना जाता है? मूर्धा के नाम से जाना जाता है। या फिर आप उसको कठोर तालु भी कह सकते हैं। जीभ वाला हिस्सा कोमल रहता है तो इसको क्या बोल दिया जाता है? केवल तालु। और जीभ के जस्ट ऊपर का जो हिस्सा होता है वो कठोर होता है तो इसको कई बार कठोर तालु भी नाम दे देता है। चौथा जो उच्चारण स्थान है दोस्तों वो है हमारा दंत, दंत यानी दांत। पांचवा जो उच्चारण स्थान है दोस्तों वो है ओष्ठ, ओष्ठ यानी होठ। और छठा जो उच्चारण स्थान है दोस्तों वो है हमारी नासिका।
ये 6 प्रकार से मूलभूत क्या है हमारे उच्चारण स्थान। अब दोस्तों हमको ये देखना है कि किस वर्ण का उच्चारण इनमें से किससे किया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए आप 5 सूत्र याद रख लें। अगर वैसे एक एक वर्ण का याद करेंगे तो कन्फ्यूजन में उल्टे सीधे हो जाएंगे। केवल आपको 5 सूत्र याद रखने। इधर दोस्तों लिख रहा हूं सूत्र, इधर लिख रहा हूं उच्चारण स्थान, और इधर दोस्तों लिख रहा हूं वर्ण। तो दोस्तों आपको 5 सूत्र याद करने। पहला सूत्र है अकु है कंठ, अकु है कंठ। सेकंड जो सूत्र है दोस्तों वो है ईचु यस, तालु। थर्ड जो सूत्र है दोस्तों वो है रीटू रश, मूर्धा। चौथा जो सूत्र है दोस्तों वो है तुलस, दंत। और पांचवा जो सूत्र है दोस्तों वो है उपु, नासिका, वो सॉरी ओष्ठ। और छठा जो सूत्र है दोस्तों, 5 सूत्र याद रखने आपको। छठे तो आप एक बात बताइए, आप सीधा सा ध्यान रखते हैं प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण है वो किसकी सहायता से बोला जाता है? नासिका की सहायता से बोला जाता है। भाई प्रत्येक वर्ग का, जैसे कै वर्ग का गै हुआ, चै वर्ग का य हुआ, टै वर्ग का न हुआ, तै वर्ग का न हुआ, पै वर्ग का मैं हुआ, तो ये किसकी सहायता से बोले जाते हैं? नासिका की सहायता से। तो छठा जो है वो कौन सा है हमारा? प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण किसकी सहायता से बोला जाएगा दोस्तों? नासिका की सहायता से बोला जाएगा। तो ये हमारे 6 प्रकार के क्या हैं? उच्चारण स्थान। अब दोस्तों अगर जैसे आप 5-7 वर्ण इनको रटेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। अकु है कंठ, ईचु यस, तालु, रीटु रस, मूर्धा, तुलस, दंत, उपु, ओष्ठ। 5 याद करने। छठा हमको पता ही है कि पंचम जो वर्ण होता है यानी 5वां जो वर्ण होता है किसकी सहायता से बोला जाता है? नासिका की सहायता से बोला जाता है। अब दोस्तों सबसे पहले बात करें यदि हम कि ये है क्या चीज़। अकु है कंठ, यानी उच्चारण स्थान क्या है हमारा? कंठ। कंठ से किस किस का उच्चारण होता है? तो इसमें आपके वर्ण ही लिखे हुए हैं। सबसे पहले क्या आ रहा है दोस्तों? ए। तो सबसे पहले क्या है हमारा? ए। फिर दोस्तों आ रहा है इसमें कु। कभी भी ध्यान रखना दोस्तों, उ जो प्रत्यय है वो पूरे पूरे समूह का बोध कराता है। उ जो प्रत्यय किसका बोध कराता है? समूह का बोध कराता है। जैसे मान लीजिए हमने हिंद शब्द लिख दिया और हिंद शब्द में यदि हमने उ प्रत्यय लगा दिया, शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों? हिंदू बन जाएगा, यानी सभी हिंदुओं का वो बोध होगा। यानी उ जो प्रत्यय किसका बोध कराता है? पूरे पूरे समूह का। और यहाँ पर कै में क्या लगा हुआ है हमारा? उ प्रत्यय लगा हुआ है, यानी ये किसका बोध कराएगा? कै समूह का या कै वर्ग का। तो कै वर्ग में यदि दोस्तों हम देखते हैं तो कै, ख, गै और घ। केवल दोस्तों 4 ही वर्ण लेंगे, पंचम वर्ण नहीं ले सकते, क्योंकि पंचम वर्ण किसकी सहायता से बोला जाता है? नासिका की सहायता से बोला जाता है। 5वां जो वर्ण है किसकी सहायता से? नासिका की सहायता से। तो पंचम वर्ण नहीं लेंगे, केवल हम कितने वर्ण लेंगे? 4 वर्ण ही लेंगे। इसके अलावा दोस्तों इसमें आ रहा है हमारा है। तो है यानी कंठ से यदि हम देखें, कंठ से किस किस का उच्चारण होता है? तो ए का, कै, ख, गै, घ और है। ये जो हमारे वर्ण है इनका उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? कंठ। सेकंड जो उच्चारण स्थान देखते हैं दोस्तों हम, वो कह रहा है ईचु यस तालु, यानी तालु से किस किस का उच्चारण किया जाता है। अब वो दोस्तों क्या बताना चाह रहा है? ईचु यस तालु, यानी तालु जो है, तालु मैंने आपको बता दिया जीभ वाला जो हिस्सा है, जीभ जो होता है उसको तालु बोला जाता है। तो अब वो बताना चाह रहा है कि तालु से किस किस का उच्चारण होगा। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है दोस्तों उसने? ई। तो ई। फिर लिखा हुआ है दोस्तों चू। चू का मतलब ही क्या हो जाएगा? चै वर्ग। चू का मतलब ही क्या हो जाएगा? चै वर्ग, यानी चै, छ, जय, झ। 4 वर्ण ही लेने हैं दोस्तों, 5 वर्ण नहीं लेना, क्योंकि 5 वर्ण किसकी सहायता से बोला जाएगा? नासिका की सहायता से बोला जाएगा। फिर इसमें और क्या बच गया दोस्तों? य और श और बच गया। तो य और श, ये जो हमारे वर्ण है इनका उच्चारण हमेशा किससे किया जाता है? तालु से किया जाता है। ये जो वर्ण है इनका उच्चारण किससे होगा? तालु से। थर्ड है हमारा, उसने बता रखा है सूत्र रीटु रस मूर्धा,
यानी मूर्धा से किस किस का उच्चारण किया जाता है। मूर्धा का अर्थ मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों, जीभ के जस्ट ऊपर वाला जो कठोर हिस्सा होता है उसको क्या बोला जाता है, मूर्धा, या कई बार इसका नाम दे देता है दोस्तों कठोर तालु। अब स्टूडेंट देखता है कि यार तालु वगैरह इसका उच्चारण, क्योंकि इसमें ट वर्ग आएगा, अब ट वर्ग का कोई भी वर्ण दे देता है और फिर पूछता है कि भाई इनमें से निम्न में से कौन सा उच्चारण स्थान है, तो उसने एक दिया होता है तालु और एक दिया होता है कठोर तालु। अब स्टूडेंट देखता है यार मूर्धा तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं, तो वो सोचता है क्वेश्चन गलत छप गया, जबकि ये जो है मूर्धा को ही किस नाम से जाना जाता है, कठोर तालु के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जीभ जो है वो कोमल होती है, तो ये तो जीभ को तो नॉर्मल बोल देते हैं तालु, और जीभ के जस्ट ऊपर वाला जो हिस्सा है वो कठोर होता है, इसलिए उसको किस नाम से जाना जाता है, कठोर तालु के नाम से जाना जाता है। अब देखें यदि हम मूर्धा या कठोर तालु से किस किस का उच्चारण किया जाएगा, तो सबसे पहले क्या आ रहा है दोस्तों यहाँ री, तो सबसे पहले है हमारा री। फिर दे रखा है उसने टू, टू का मतलब ही क्या हो जाएगा, ट वर्ग, क्योंकि समूह का बोध कराएगा, तो यानी ट, ठ, ड और ढ। उसके बाद में दोस्तों इसने दे रखा है रे और श, तो रे और श। इनसे दोस्तों ये जो वर्ण है इनका उच्चारण किससे किया जाता है, मूर्धा से या कठोर तालु से किया जाता है। चौथा उसने जो दे रखा है दोस्तों वो दे रखा है तुलस, उच्चारण स्थान दे रखा है दंत, यानी दंत से किस किस का उच्चारण किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों उसने दे रखा है तू, तू का मतलब ही क्या हो जाएगा, तय वर्ग, तो तय वर्ग में हमारे तय, ठ, द, ध। उसके बाद में दोस्तों उसने दे रखा है ल और से, तो ल और से। ये जो हमारे वर्ण है इनका उच्चारण किससे किया जाता है, दंत से किया जाता है। पांचवा उसने हमको जो दे रखा है वो दे रखा है उपु ओष्ठ, यानी ओष्ठ से किस किस का उच्चारण किया जाता है। तो सबसे पहले उसने क्या लिख रखा है उ, उ का मतलब उ। फिर उसने लिख रखा है पू, पू का मतलब पै वर्ग, यानी पै वर्ग में पै, फै, बै और भै। ये जो वर्ण है इनका उच्चारण किससे किया जाता है दोस्तों, ओष्ठ से किया जाता है। और जैसे कि पांचवा जो हमारा उच्चारण स्थान है वो क्या है, नासिका, नासिका से किस किस का उच्चारण कर सकते हैं, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, यानी क वर्ग का ग, च वर्ग का य, ट वर्ग का न, त वर्ग का न और प वर्ग का म। इनका उच्चारण किसकी सहायता से किया जाता है दोस्तों, नासिका की सहायता से किया जाता है। तो ये हमारे 6 क्या हैं दोस्तों, उच्चारण स्थान है। अब दोस्तों इसमें थोड़ा सा एक बात और ध्यान रखना, ये जो श है क्योंकि इसका उच्चारण तालु से होता है इसलिए इसको बोला जाता है तालव्य सकार, तालव्य सकार। दोस्तों ध्यान रखना, सकार इस प्रकार से लिख के देगा और वो आपसे क्वेश्चन पूछ ले निम्न में से तालव्य सकार है, तो इस स को देख के ये वाला स मत लगा देना, क्योंकि इसको बोला जाता है दंत्य सकार। षटकोण वाला स, ये आप उच्चारण किससे कर रहा हो, मूर्धा से, तो इसका नाम होता है दोस्तों मूर्धन्य सकार। इसको किस नाम से जाना जाता है, मूर्धन्य सकार के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों ये इसका क्योंकि उच्चारण हमारा क्या होता है, दंत होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है दंत्य सकार। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे ये जो 5 उच्चारण यानी 5 जो सूत्र है आप इनको याद रख लें, अकुय, कंठ, ईचु, यस, तालु, रीटु, रस, मूर्धा, तुलस, दंत, उपु, ओष्ठ, इसके अनुसार आपके पूरे उच्चारण हो जाएंगे। अगर दोस्तों फिर भी आपको वर्ग याद नहीं रहते तो उसका मैं आसान तरीका और बताता हूँ आपको। दोस्तों एक बात बताइए, हम किसी भी वर्ण का जब उच्चारण करते हैं तो प्राणवायु अंदर से बाहर की ओर आती है, किसी भी वर्ण का जब उच्चारण करेंगे तो प्राणवायु अंदर से बाहर की ओर आएगी। तो दोस्तों जब प्राणवायु अंदर से मेरे बाहर की ओर आ रही है तो सबसे पहले उच्चारण स्थान कौन सा पड़ेगा, कंठ पड़ेगा दोस्तों। तो सबसे पहले उच्चारण स्थान कौन सा पड़ता है, कंठ। सबसे पहले वर्ग कौन सा आता है दोस्तों, क वर्ग ही तो आता है सबसे पहले, यानी क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। उसके बाद में प्राणवायु आएगी तो क्या स्टार्ट हो जाएगी, जीभ स्टार्ट हो जाएगी, यानी अगला जो उच्चारण स्थान आएगा क्या आएगा, तालु। अगला जो वर्ग आता है कौन सा वर्ग आता है क वर्ग के बाद में, च वर्ग, यानी च वर्ग का उच्चारण किससे किया जाएगा, तालु से। उसके बाद में अगर प्राणवायु आएगी तो जीभ के बाद में किससे, मूर्धा से टच होगी, यानी भाई दांतों से तो बाद में होगी, दांतों से पहले किससे होगी, मूर्धा, जीभ के जस्ट ऊपर वाले एरिया से। तो तीसरा उच्चारण अगर देखते हैं हम क्या आता है दोस्तों, अंदर से बाहर की ओर हमारा मूर्धा। और तीसरा वर्ग कौन सा आता है दोस्तों, ट वर्ग। तो ट वर्ग का उच्चारण किससे किया जाएगा, मूर्धा से।
उसके बाद में अगर प्राणवायु आएगी तो दोस्तों किससे स्पर्श करेगी? दांतों से। यानी चौथा जो हमारा उच्चारण स्थान है वो क्या है? दंत। और चौथा जो हमारा वर्ग आता है इसके बाद में कौन सा वर्ग आता है दोस्तों? तैवर। यानी तैवर का उच्चारण किससे है? दंत से। और उसके बाद में देखते हैं दोस्तों अंत में हमारा जो उच्चारण आता है वो क्या आता है दोस्तों? ओष्ठ। और हमारा अंत में जो वर्ग आता है वो कौन सा वर्ग आता है दोस्तों? तय वर्ग। यानी प्राणवायु अंदर से बाहर की ओर जब आती है तो उसी के अनुसार आप अपने वर्गों के उच्चारण लगा सकते हैं, अन्यथा केवल आप ये 5 सूत्र याद कर लीजिए। 5 सूत्रों में आपको पता चल जाएगा किस वर्ण का उच्चारण क्या है क्या नहीं है। अब दोस्तों हमने देखा यहाँ पर हमारे कुछ वर्ण रह गए दोस्तों, जो हमारे जो वर्ण हैं वो हमारी इन गिनतियों में नहीं आए। वैसे आप 5 सूत्र याद कर लेंगे तो आपको हो जाएंगे। दोस्तों ये वर्ण हमारे कौन कौन से बच गए, उसके लिए हमको अलग से कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल हमको ये ही 5 सूत्र याद रखने। अकु ए कंठ ईचु एस तालु रीटु रस मूर्धा तुलस दंत उपु ओष्ठ। 5वां जो वर्ण है वो किसकी सहायता से बोला जाता है दोस्तों? नासिका की सहायता से बोला जाता है। अब हमारे जो वर्ण बच गए दोस्तों वो क्या क्या बच गए? एक तो हम इसमें अगर देखें तो इसमें आ नहीं आया, अभी ई नहीं आया था, ऊ नहीं आया था, ए नहीं आया था, ओ नहीं आया था, आई नहीं आया था, औ नहीं आया था और वह नहीं आया था। ये वर्ण हमारे इन 5 सूत्रों में कहीं पर भी नहीं आए। लेकिन दोस्तों अलग से आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसी से हमारे 5 सूत्रों से ही काम चल जाएगा। दोस्तों मैंने आपको बताया था जब मैं आपको ये वर्ण यानी स्वरों को बनाना सिखा रहा था तब मैंने आपको बताया था ये आ किससे मिलकर बना है दोस्तों? ए प्लस ए से मिलकर बना है। हमको आ का उच्चारण नहीं पता, ए का तो पता है, अकु है कंठ। ए का उच्चारण क्या है दोस्तों? कंठ। इस ए का उच्चारण स्थान भी क्या है दोस्तों? कंठ। तो दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ ही तो है। अब इन दोनों से मिलकर ही क्या बना है दोस्तों? ये आ बना है, तो इसका उच्चारण भी क्या माना जाएगा? कंठ ही माना जाएगा। आप दोस्तों ये तो कर नहीं सकते कि भाई ए प्लस ए मिलाकर आपने 2 कंठ बना दिए तो कंठ स्क्वायर कर दे, क्योंकि कंठ शरीर में एक ही है। तो यानी इसका उच्चारण भी क्या माना जाएगा? कंठ ही माना जाएगा। दूसरा दोस्तों हमने देखा था ये ई बनी कैसे थी? ई प्लस ई से ही तो बनी थी। अब ई का उच्चारण स्थान होता है हमारा तालु। ईचु यस तालु में पढ़ा चुके हैं हम। इस ई का भी क्या है? तालु। तो दोस्तों जीभ भी एक ही होती है, तालु। तो यानी कि ये जो है इनका उच्चारण क्या माना जाएगा दोस्तों? तालु ही माना जाएगा। ऊ जो था किससे मिलकर बना था दोस्तों? ऊ प्लस ऊ से। अब ऊ प्लस ऊ का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? ओष्ठ। इस ऊ का भी ओष्ठ। दोनों से मिलकर ही तो ये बन रहा है, तो इसका उच्चारण स्थान भी क्या माना जाएगा? ओष्ठ ही माना जाएगा। अब दोस्तों बात करें ए की कि ए किससे मिलकर बनता है, तो ए दोस्तों मिलकर बना था ए प्लस ई से। ए जो हमने बताया था, मैंने आपको ए और ओ गुण स्वर बताए थे, ए प्लस ई से मिलकर बना था। ए का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? कंठ। ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। अब दोनों अलग अलग आ गए, दोनों क्या आगे? अलग अलग। भाई अब तक समान आ रहे थे तो हम केवल एक ही लिख रहे थे, लेकिन ये दोनों क्या आ गए? अलग अलग। यानी ए जो है इसका उच्चारण किससे होता है? कंठ से भी होता है और तालु से भी होता है। तो हमको कुछ नहीं करना, दोनों को मिलाकर लिख दो। जब 2 से 9 से उच्चारण स्थान होता है तो ए का उच्चारण स्थान ही क्या माना जाएगा दोस्तों? कंठ तालु। दोनों को मिलाकर लिख दो। ओ जो था किससे मिलकर बना था दोस्तों? ए प्लस ऊ से। ओ जो है हमारा किससे मिलकर बना था? ए प्लस ऊ से। ए का उच्चारण स्थान होता है कंठ और ऊ का होता है ओष्ठ। दोनों अलग अलग आ गए, दोनों अलग अलग आ गए तो भी हमको कुछ नहीं करना, दोनों को मिलाकर आप लिख दीजिए। कंठ प्लस ओष्ठ क्या बन जाएगा? कंठोष्ठ बन जाएगा। तो यानी ओ का उच्चारण स्थान ही क्या हो गया? कंठ प्लस ओष्ठ, कंठोष्ठ बन गया। आई जो था किससे मिलकर बना था? ए प्लस ए से। ए प्लस ए से। ए का उच्चारण स्थान है हमारा कंठ और ए का उच्चारण स्थान हम पढ़ चुके हैं कंठ तालु। तो दोस्तों कंठ तो दोनों में कॉमन आ रहा है, तालु ही तो अलग आ रहा है, दोनों को मिलाकर लिख दो। इसका उच्चारण स्थान भी क्या हो जाएगा? कंठ तालु। दोनों को मिलाकर लिख दो। औ जो था ए प्लस ओ से मिलकर बना था। ए का उच्चारण स्थान होता है कंठ
ओ का उच्चारण स्थान होता है कंठोष्ठ। अब कंठ दोनों में कॉमन आ रहा है, ओष्ठी तो अलग आ रहा है, दोनों को मिलाकर लिख दो, इसका उच्चारण स्थान भी क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा। और दोस्तों ये वै का थोड़ा सा ध्यान रखना, वै दो से मिलकर बनता है दंत प्लस ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ, तो वै का उच्चारण स्थानीय क्या हो जाएगा, दंतोष्ठ हो जाएगा दोस्तों। तो हमारे जो ये वर्ण बच गए थे इनका उच्चारण इस प्रकार से, अलग से आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, आपको केवल वो 5 सूत्र याद रखने, अकु कंठ, ईचु यस तालु, रीटु रस मूर्धा, तुलस दंत, उपु ओष्ठ, 10-15 बार अगर इनको बोलोगे तो ये अपने आप याद हो जाएंगे। अब दोस्तों एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जिस टाइप का वो क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल, उसने मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, यदि व्यक्ति के नीचे का होंठ काट दिया जाए तो वह किस वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकता या स्पष्ट उच्चारण नहीं कर सकता। अब दोस्तों होंठ कट रहा है, अब आपको देखना है कि ओष्ठ यानी होंठ से किस किस का उच्चारण हो सकता है, उनका ही नहीं कर सकता। होंठ से एक तो ऊ का हुआ था, ठीक है, एक पै वर्ग का हुआ था वहाँ सूत्रों में, उसके अलावा ओष्ठ से किसका हो रहा है दोस्तों, दीर्घ ऊ का हो रहा है, औ का ओ का हो रहा है, और आपके औ का हो रहा है, और आपके वै का हो रहा है, ठीक है। इनके अलावा तो किसी में ओष्ठ आ नहीं रहा। तो जैसे ही आप किसी के नीचे का होंठ में मान लीजिए चोट लगी हुई है, कटा हुआ है, तो वो स्पष्ट रूप से ऊ को नहीं बोल सकता, पै वर्ग को नहीं बोल सकता, ओ को नहीं बोल सकता, औ को नहीं बोल सकता, और वै को नहीं बोल सकता। इस टाइप के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। इस टाइप से क्या है, दंत के मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, किसी बूढ़े व्यक्ति के सारे दांत टूट चुके हैं तो किसका उच्चारण शुद्ध रूप से नहीं कर सकता, तय वर्ग का नहीं कर सकता, लय का नहीं कर सकता, सह का नहीं कर सकता। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन दे तो उनमें भी आपको क्या देखना है, हमारा जो उच्चारण स्थान है वो किस उच्चारण स्थान में वो गलती बता रहा है। उसने मान लीजिए दे दिया यदि किसी व्यक्ति को गलघोंटू रोग है तो वह किस वर्ग का उच्चारण शुद्ध रूप से नहीं कर पाएगा। अब वो कंठ में होता है, गले में दिक्कत है, गले में कौन सा है हमारा उच्चारण स्थान, कंठ, यानी कि सही कौन से वर्ण आएंगे, कंठ वाले वर्ण सही आएंगे, यानी ए हुआ, कै वर्ग हुआ और है हुआ, इनका उच्चारण वो सही प्रकार से नहीं कर पाता। आगे चलते हैं दोस्तों। उच्चारण स्थान में देखते हैं दोस्तों, तो एक तो आपने पढ़ा होगा अनुस्वार, ठीक है दोस्तों, एक तो क्या है हमारा अनुस्वार, और एक आपने पढ़ा होगा विसर्ग। मैंने आपको बताया आपको अलग से कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर वो पूछे अनुस्वार का उच्चारण किससे होता है, तो दोस्तों ध्यान रख लेना, ये जो अनुस्वार है ये केवल 2 चीज़ों से बन सकता है, या तो मैं से बनेगा या फिर न से बनेगा। ये किससे बनता है दोस्तों, या तो मैं से बनता है या फिर किससे बनता है, न से बनता है। तो दोस्तों जब ये मैं और न से बन रहा है, और ये दोनों कौन से वर्ण है, पंचम वर्ण, और पंचम वर्ण किसकी सहायता से बोला जाता है दोस्तों, नासिका की सहायता से। तो ये अनुस्वार का उच्चारण किस रूप में माना जाएगा, नासिका के रूप में माना जाएगा। विसर्ग की हम बात करें दोस्तों, तो विसर्ग जो है आपने देखा होगा, विसर्ग का जो उच्चारण है वो है के रूप में किया जाता है। जैसे मैंने एक शब्द बोला रमेश, और अगर मेरे को इसमें विसर्ग लगानी है तो मेरे को बोलना पड़ेगा रमेश है। अगर जैसे मैंने मान लीजिए बोल दिया हरि, एक तो बोल रहा हूँ हरि, एक मैंने बोल दिया हरि ही, तो यानी विसर्ग का उच्चारण किसके रूप में किया जाता है के रूप में किया जाता है। तो विसर्ग का उच्चारण जब हम है के रूप में करते हैं, और है का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ, तो यानी विसर्ग का उच्चारण स्थान भी क्या माना जाएगा दोस्तों, कंठ ही माना जाएगा। हमको अलग से इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, हमको सीधा ये देखना है अनुस्वार बनता किससे, मैं या न से। अब मैं न से बनता है तो ये 5वें वर्ण है, 5वें वर्ण किसकी सहायता से बोला जाता है, नासिका की सहायता से बोला जाता है। विसर्ग जो है, विसर्ग का उच्चारण किसके रूप में किया जाता है के रूप में, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों, कंठ इसका सही उच्चारण स्थान माना जाता है। एक दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, अगर पंचम वर्ण के बारे में क्वेश्चन दे दे, अगर उसने दे दिया, मान लीजिए उसने आपको दे दिया न का उच्चारण स्थान है, न का उच्चारण स्थान है, ए ऑप्शन जो है आपका उसमें है नासिका, बी जो ऑप्शन है
उसमें है मूर्धा। सी जो ऑप्शन है उसमें है मूर्धा और नासिका। और चौथा मान लीजिए ऑप्शन उसने दे दिया कोई नहीं। तो दोस्तों यहां थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, आपको यहां पर न का उच्चारण नासिका मत कर देना। यहां पर सही आंसर क्या आएगा, मूर्धा और नासिका। क्योंकि मैंने दोस्तों आपको क्या बताया, नासिका की सहायता से बोले जाते हैं पंचमवर्ण। अगर आप मुंह को बंद कर लेंगे तो ना की नाक से थोड़ी बोल सकते हो पंचमवर्ण। भाई नासिका की तो क्या लेते हैं हम, सहायता लेते हैं। तो वैसे तो एक बात बताइए, न जो है ट वर्ग में आता है, तो ट वर्ग के अनुसार तो इसका उच्चारण क्या हो गया, मूर्धा। और नासिका की क्योंकि आपको सहायता लेनी पड़ेगी, तो क्या इंक्लूड और हो गया इसमें, नासिका और जुड़ गया। यानी कि इसका सही उच्चारण क्या माना जाएगा, मूर्धा नासिका माना जाएगा। अगर ऑप्शन में दिया, अगर ऑप्शन में हमको हो नहीं तो हमको नासिका ही आंसर करना है। यानी कै जो वर्ग है, कै वर्ग का जो ज्ञ है, ये कंठ से तो उच्चारण होगा और सहायता कौन करेगा, नासिका। तो इसका उच्चारण क्या माना जाएगा, कंठ नासिका माना जाएगा। ऑप्शन में कंठ नासिका नहीं है तो आप सीधा आंसर क्या कर सकते हैं, नासिका आंसर कर सकते हैं। च वर्ग का यह है, उच्चारण तो है तालु और सहायता कौन करेगा, नासिका। यानी उच्चारण स्थानीय क्या होगा, तालु नासिका माना जाएगा। न है, जैसे कि मैंने बता दिया, उच्चारण स्थान है मूर्धा और सहायता कौन करता है, नासिका सहायता करती है। तय वर्ग का न है, उच्चारण स्थान तो है हमारा दंत और सहायता कौन करेगा, नासिका। पै वर्ग का है हमारा मैं, तो उच्चारण स्थान तो होगा ओष्ठ और सहायता कौन होगी, करेगी, नासिका सहायता करेगी। तो दोस्तों एक बार ऑप्शन देख लेना, अगर किसी ऑप्शन में इस प्रकार से लिखे हों तो इनका सही आंसर यही माना जाएगा। अगर ऑप्शन में आपको इस प्रकार से नहीं मिलते हैं तो आप सीधा सीधा उच्चारण क्या कर सकते हैं, नासिका उच्चारण कर सकते हैं। ये था दोस्तों हमारा उच्चारण स्थान। यहाँ पर उच्चारण स्थान टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।